हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस दोनों में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट है आपके लिए। बूस्टर सीरीज़ के तहत अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ की जो पीडीएफ हो वो परचेज़ करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, 9816270168 नंबर पर व्हाट्सएप करना है। मात्र 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ की पीडीएफ चाहते हो। 2 पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एक पीडीएफ में आपको सभी कमीशन और कमेटियाँ विद ईयर देखने को मिलेंगी। दूसरी पीडीएफ में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशन और कमेटीज़ हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछी गई थी वो आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी। तो बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में अगर परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 50 रुपये ही पेड करने हैं। इसी नंबर पर आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड करना है और आपको एक पीडीएफ जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की, जिसमें 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए अपडेट है। अगर आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो तो आपको बस मात्र 100 रुपये जो है वो पेड करने हैं। अब वो आपकी चॉइस है कि आप सभी कमिश्नर और कमेटियाँ की पीडीएफ चाहते हो या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड की। बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और मात्र जो है वो 50 रुपये जो है वो पर, जैसे कमीशन के लिए कमीशन, नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के लिए 50 रुपये पेड करने हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अलग से 50 रुपये जो है अपने पेड करने हैं। वो आपकी चॉइस है कि अगर आप कौन सी पीडीएफ जो है वो परचेज़ करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला कि नील गगन सा शांत हृदय सास हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार जो है वो प्रयुक्त हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नील गगन सा शांत हृदय सा हो रहा, इस पंक्ति में जो है वो कौन सा अलंकार जो है प्रयुक्त हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपमा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं अलंकार के बारे में। तो अलंकार जो होते हैं, अलंकार जो है, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वे क्या होता है, वे होता है आभूषण या गहना। ठीक है। तो अलंकार जो होते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये आपने याद रखना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को जो है वो अलंकार कहते हैं। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वे होता है आभूषण या गहना। जैसे स्त्री पुरुष अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को सुंदरतर और प्रभावी और चमत्कारी बनाने के लिए अलंकारों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम उपमा अलंकार जो होता है। उपमा अलंकार जो है वे क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो उपमा अलंकार होते हैं किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये आपने याद रखना है। तो उपमा अलंकार कौन होता है, किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप गुण धर्म का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया था, नील गगन सा शांत हृदय सा सो रहा। तो इसमें जो है वो किसी वस्तु या व्यक्ति के, जैसे गगन के, आसमान के जो हैं वो गुण और धर्म का वर्णन किया गया है इस वाक्य में, तो इसमें जो होगा वो आपका उपमा अलंकार होगा। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह अनुप्रास अलंकार कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुप्रास शब्द का जो अर्थ होता है, अनुप्रास शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और उसके बाद बात करते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। तो श्लेष अलंकार जो है वो कहाँ पर होता है, तो श्लेष अलंकार का जो मूल अर्थ होता है वे होता है चिपकना। जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ये आपने याद रखना है। बात करते हैं रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार होता है जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर
अभेद स्थापित किए जाए वहाँ पर रूपक अलंकार जो होता है ये आपने याद रखना है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय, जहाँ यहाँ चरण में कमल से अभेद का आरोप हुआ है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है वो महाप्राण है। तो आपने बताना है कि इन वर्णों में कौन सा वर्ण जो है वो महाप्राण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स जो है वो महाप्राण है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात करते हैं महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये आपने डेफिनेशन भी नोट कर लेनी है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण जो है वो व्यंजन कहा जाता है, ये आपने नोट कर लेना है। तो महाप्राण कौन से होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होने लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड़, थ, त, थ, प, फ, ब, श, स, ह जो है वो आपके महाप्राण व्यंजन है। तो आपने इस पर सिंपल इतना याद रखना है, महाप्राण जो होते हैं वो महाप्राण जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा जो है श्वास की जो मात्रा होती है वहाँ अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। जबकि बात करते हैं अल्प प्राण के बारे में। तो अल्प प्राण में क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है वहाँ पर अल्प प्राण होता है, ये आपने वो अल्प प्राण वर्ण होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, अल्प प्राण जो होते हैं वे जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। जबकि महाप्राण व्यंजन में क्या होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की जो मात्रा है वह अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन जो है वो कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं। तो भूतकाल के आपने भेद बताने हैं। तो भूतकाल के जो भेद होते हैं वे 6 भेद होते हैं, ये आपने नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि अल्प बुद्धि कौन सा समास है। तो अल्प बुद्धि में जो है वो आपने बताना है कि कौन सा इसमें समास है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अल्प बुद्धि में कौन सा समास है, बहुब्री समास है। बात करते हैं बहुब्री समास के बारे में कि बहुब्री समास कौन से होते हैं। तो बहुब्री समास में जो होते हैं वे दोनों पद जो होते हैं वे गौण होते हैं और ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं और अन्य पद जो होता है वो ही प्रधान होता है, ये आपने याद रखना है। तो बहुब्री समास कौन से होते हैं, इस बहुब्री समास में दोनों पद जो होते हैं वे गौण होते हैं और दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं, अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, पीताम्बर हो गया, तो इसमें पीत जो है वो गौण शब्द है, पीत गौण पद है, अंबर भी गौण पद है। तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा पीला है अंबर जिसका, यानी कि अन्य पद क्या होगा, यानी कि भगवान कृष्ण जो है। दशानन, दश है आनंद जिसके, तो अन्य पद क्या हुआ, रावण हुआ। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी कि अन्य पद कौन सा हुआ, वही प्रधान हुआ, भगवान शिव। गजानन, गज के समान है आनंद जिसका, यानी कि भगवान गणेश हो गए। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, अन्य पद क्या हुआ, कृष्ण हुआ। तो ये आपने याद रखना है बहुब्री समास से कौन सा होता है। बहुब्री समास होते हैं जिसमें दोनों पद जो हैं वो गौण होते हैं और ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं और अन्य पद ही प्रधान होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑप्शंस के बारे में, द्वंद्व समास के बारे में बात करते हैं। तो द्वंद्व समास कौन सा होता है, तो द्वंद्व समास जो होता है इस समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बौद्धिक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, रात दिन, रात और दिन, दो चार, दो या चार। तो ये द्वंद्व समास है। उसके बाद बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। तो द्विगु समास जो है जिन समासों का पूर्व पद जो है वो संख्यावाची शब्द हो वहाँ द्विगु समास होता है, ये आपने याद रखना है। अर्थ की दृष्टि से ये समास प्राय समूहवाची होता है। तो द्विगु समास जो होता है जिन समासों का पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो वहाँ द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से ये समास जो है प्राय समूहवाची होता है। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समाहार हो गया। चौमासा, 4 मासों का समाहार हो गया। चौराहा,
चार राहों का समाहार हो गया, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में, तत्पुरुष समास कौन से होते हैं। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो है वो गौण होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले प्रसर्गों जैसे का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, युद्ध क्षेत्र यानी कि युद्ध का क्षेत्र, राजकुमार राजा का कुमार, रसोई घर रसोई के लिए घर, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, पुस्तकालय पुस्तक का आलय। तो ये आपने कुछ याद रखने हैं। ये हमने इन ऑप्शंस के बारे में बात करी। उसके बाद बात करते हैं कर्मधारय समास भी हो। कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में पूर्व पद जो होता है वे विशेषण होता है, उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध जो है वो होता है। जैसे नील कमल, तो इसमें विशेषण क्या है, नील है, विशेष्य क्या है, कमल है, विग्रह करने पर क्या होगा, नीले रंग का कमल हो गया। पनचक्की, पानी जो है वो विशेषण है, चक्की जो है विशेष्य है, यानी कि पानी से चलने वाली चक्की होगी। तो ये आपके कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। उसके बाद लास्ट में जो छठा प्रकार है इसका वो बात करते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। तो इस समास में पूर्व पद जो है वो अव्ययी होता है और समस्त पद भी अव्ययी क्रिया विशेषण का काम करता है, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। तो ये आपने कुछ याद रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आजन्म, आजन्म शब्द का जो विग्रह होगा वो जन्म से लेकर हो जाएगा, रातों रात, रात ही रात में। तो ये आप जो उदाहरण है वे आपके अव्ययी भाव समास के बारे में हैं। तो अल्पबुद्धि में कौन सा समास होगा, अल्पबुद्धि में बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास कौन से होते हैं, जिस समास में दोनों पद जो है वो गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विशेषण में कुछ संकेत करते हैं। अन्य पद जो होता है वो ही प्रधान होता है। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, यानी कि जो अन्य पद होगा वो होगा रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मीठा की जो भाववाचक संज्ञा होगी वे क्या होगी, वे मिठास होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जो संज्ञा किसी गुण, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा जो है कहा जाता है। ये सभी संकल्पनाएं होती हैं, इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है, ये आपने याद रखना है। जैसे सच्चाई, प्रेम, बचपन, ईमानदारी, शीतलता, ये जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हुई, जो संज्ञा किसी गुण, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का बोध कराती है वे भाववाचक संज्ञा जो है वो कहलाती है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी और वस्तु का बोध कराती है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे रमेश, कामधेनु, हिमालय, भारत, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो क्या होती है, जिस संज्ञा से जाति, वर्ग या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, पर्वत, प्रदेश हो गया। तो ये आपके कौन से हैं, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ये आपने बताना है। आज उसने क्या काम किया है, तो इसमें जो रेखांकित शब्द है क्या, इसमें कौन सा सर्वनाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम जो है इस रेखांकित शब्द में है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग जो है वो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने या जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है। और आप मुझसे क्या चाहते हो, ये कौन सा, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो रेखांकित शब्द क्या जो है इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूछने या जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की हम परिभाषा जान लेते हैं। तो ये सर्वनाम व्यक्ति, प्राणी आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसके अंतर्गत वक्ता को केंद्र में रखा जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं, जिस सर्वनाम से दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों
वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे मनुष्य नहीं देवता है, ये तुम्हारी पुस्तक है। और निश्चयवाचक को, ये आपने याद रखना है, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। तो पूछ लेते हैं कि किस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम जो है वो कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। तो निजवाचक सर्वनाम जो होते हैं, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये आपने याद रखना है। जैसे अपना, अपनी, अपने, अपने आप, ठीक है, ये जो है स्वयं, खुद, ये जो है वो आपके निजवाचक सर्वनाम है। वाक्यों से समझते हैं। जैसे मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, मोहन यहाँ ये काम खुद कर लेगा, मोहन का अपना लड़का कहीं गया है, वे यहाँ स्वयं आया था। तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ये आपने याद रखना है। जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है, वे निजवाचक सर्वनाम जो है वो कहलाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध रचना है किसकी है? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की है। ऑप्शन नंबर डी, सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट साथ में जरूर कर दें। अगले प्रश्न में चलते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की क्या कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा जो है वो कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कविता सरोज समृद्धि की रचयिता जो है वो कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य आपने बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य जो है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो यमुना किनारे सैर करने चले, जो ये जो है वो आपका शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो मुहावरे का अपने सही अर्थ चुनना है। चोली दामन का साथ, चोली दामन का साथ जो होता है वे आपका गहरी दोस्ती जो है इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संताप का संधि विग्रह क्या होगा? तो संताप का जो संधि विग्रह होगा वे आपका सम प्लस ताप होगा। ये आपने नोट कर लेना है, एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संताप का जो संधि विग्रह होगा वे आपका सम प्लस ताप होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी श्रेष्ठतम कवि थे, तो किसके कवि थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका सूफी काव्यधारा के ये प्रसिद्ध श्रेष्ठतम कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि आँख का अंधा नाम नयन सुख इसका सही अर्थ चुनिए। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख जो है इसका जो सही अर्थ होगा वे होगा गुण के विपरीत नाम का रखना। तो गुण के विपरीत नाम रखना, नाम का रखना जो है वो आपका आँख का अंधा नाम नयन सुख का जो है वो सही अर्थ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। महावीर कबीर का जो जन्म था वे कब हुआ था? वे 1398 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूर्य का अर्थ है, सूर्य का जो अर्थ होता है वे देवता होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुभुक्षा शब्द है, तो बुभुक्षा जो शब्द है वे कौन सा शब्द है? तो बुभुक्षा जो शब्द है वे आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुभुक्षा जो शब्द है वे कौन सा शब्द है? वो आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इनके शब्दों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान। तो तत्सम के इसके बारे में बात करते हैं। तो हिंदी के बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से उसी रूप से ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग जो था वो संस्कृत में होता था। ये आपने याद रखना है। हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं, शब्द जो है वो संस्कृत से उसी भाषा से ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग जो था वो संस्कृत में होता था, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं तद्भव शब्द के बारे में। तद्भव शब्द जो होते हैं इसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सप्त से सात, कर्म से काम, कुंभकार से कुम्हार, दुग्ध से दूध। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। बात करते हैं देश शब्द के बारे में। तो जिन शब्दों के स्रोत जो है वो अज्ञात हैं, यानी कि जिन शब्दों के जो स्रोत है वो हमें पता नहीं है, अज्ञात है, उन्हें देश शब्द कहा जाता है। देश शब्दों
का जो मूल सामान्यतः जनभाषाओं में होता है। जैसे एग्जाम्पल है देशी शब्दों के पगड़ी, लोटा, ठेठ, झोला, खाट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, अटकल, भोंदू, ये जो है आपके देशी शब्द हैं। बात कर लेते हैं विदेशी शब्द के बारे में। इन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है। आगत शब्द का अर्थ होता है आया हुआ। तो आगत शब्द में वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के अपने बन गए हैं, ये आपने याद रखना है। तो आगत शब्द वे शब्द होते हैं वे दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं और आज हिंदी के वे हैं, हिंदी के वे अपने शब्द बन गए हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के कई शब्द जो हैं वो समा गए हैं। जैसे अरबी शब्द हैं अखबार, अदालत, अल्लाह, आईना, इंसाफ, किताब, कानून, ये जो है आपके अरबी शब्द हैं। उसके बाद बात करते हैं फ़ारसी शब्दों के बारे में। तो आदमी, कमरा, कारीगर, कारोबार, ये जो है फ़ारसी शब्द हैं। अंग्रेजी शब्द की बात करते हैं जैसे इंजन, एकड़, कंपनी, स्कूल, कूपन, फ्लैट, पाउडर, पंप, पाइप, ये जो है वो आपके अंग्रेजी के शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द कौन से हैं? आया, इस्पात, गमला, चाबी, तौलिया, नीलाम, पादरी, ये जो है वो आपके पुर्तगाली शब्द हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। शुद्ध वर्तनी चुनिए। इसमें आपने शुद्ध वर्तनी चुननी है। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औद्योगिक का ये शुद्ध रूप है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद चुनिए। तुलसीदास ने रामायण लिखकर भारत पर उपकार किया है। तो तुलसीदास रेखांकित शब्द है, ये कौन सा संज्ञा का भेद है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। अभी हमने बात की थी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रलाप विलाप। प्रलाप का आशय व्यर्थ की बकवास अथवा बड़बड़ करना, किंतु विलाप का जो आशय है वे क्या होता है? तो प्रलाप का अर्थ आपको पता है। इसका प्रलाप का जो अर्थ होता है वे व्यर्थ की बकवास अथवा बड़बड़ करना, किंतु विलाप का जो अर्थ होता है, विलाप का जो अर्थ होता है वे क्या होता है? वे रो रो कर दुख प्रकट करने की प्रक्रिया को जो है वो विलाप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होगा वे आपका अपकर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संध्या और रात के बीच का समय जो है उसे क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संध्या और रात के बीच के समय को गोधूली का कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। संध्या और रात के बीच का जो समय होता है उसे उसे गोधूली कहा जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आंख शब्द के लिए परिवाची शब्द समूह का चयन करें। तो आंख शब्द के लिए परिवाची शब्द जो है वे आपके कौन से हैं? नेत्र, नयन और लोचन जो है वो आपके आंख शब्द के लिए परिवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए। हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी HPU BEd एंट्रांस में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने अगर आप HPU और SPU BEd एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपको हिंदी लैंग्वेज के जो है वो पूछे जाते हैं। अब 20 में जो 15 क्वेश्चन होते हैं वे तो आपके हिंदी ग्रामर और हिंदी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होंगे। 5 क्वेश्चन जो होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। आपने पैराग्राफ पढ़ के ही उन क्वेश्चंस के जो हैं वो आपने आंसर देने हैं। तो उस पैराग्राफ को आपने आराम से पढ़ना है, 2 या 3 बार रीड करना है, उसी में ही आपके जो है आंसर होंगे। ये भी आपने तो ये ध्यान से सॉल्व करना है। जो 5 मार्क्स का आपको जो पैराग्राफ आएगा, 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के ऊपर बेस्ड होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ परचेज़ करना चाहते हो PDF फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। और आपको मात्र 50 रुपये जो है वो पेमेंट करनी है। आपको 2 प्रोटेक्टेड PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और एक PDF में आपको सभी कमिश्नर कमेटियाँ विद ईयर, और एक में आपको डिटेल में जो इंपॉर्टेंट कमिश्नर कमेटियाँ हैं वो आपको हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के भी 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है परचेज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको 50 रुपये जो है पेड करने होंगे। वो आपकी चॉइस है कि आप दोनों चाहते हो, नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की PDF और टीचिंग एप्टीट्यूड की भी, तो आपको 100 रुपये पेड करने हैं। अगर आपकी मर्जी है, वो आपने अगर एक ही परचेज़ करनी है तो आपको बस मात्र 50 रुपये जो है इस नंबर पे पेड करने हैं, और आपको प्रोटेक्टेड PDF विद पासवर्ड जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।